अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर ऑल फाइन। टाइटल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हम प्रैक्टिकल सेंटर का जो कॉम्प्रिहेंसिव पेपर हुआ है उसको हम डिस्कस करेंगे। परसों हुआ था आई थिंक कॉम्प्रिहेंसिव पेपर, तो उसके हम एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी तो याद करने वाली चीज़ें हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज़ से। ठीक है स्टूडेंट्स, एमसीक्यू नंबर 1 देखें। The type of radiations that travels in a straight line across an electric field is, आपको पता है 3 तरह की रेडिएशंस निकलती हैं, ठीक है, एटम में से, अल्फा रेज, बीटा रेज और गैमा रेज। तो ये कह रहे हैं कि वो कौन सी रेज है, कौन सी रेडिएशंस हैं जो कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। ठीक है, तो आपको पता है अल्फा के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, बीटा के ऊपर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है और जो गैमा होता है वो न्यूट्रल। ठीक है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है? क्योंकि अल्फा रेस डिफ्लेक्ट करती हैं नेगेटिव की तरफ और बीटा रेस डिफ्लेक्ट करती हैं पॉजिटिव की तरफ। इसमें डिफ्लेक्शन नहीं होता, ना तो ये यहाँ जाती है ना तो ये यहाँ पॉजिटिव की तरफ जाती है। तो इसका मतलब जो स्ट्रेट लाइन में रेस ट्रेवल करेंगी वो कौन सी होंगी? वो है ऑप्शन नंबर सी, गैमा रेस। तो पहले का ऑप्शन लिख लें आप, गैमा रेस। ठीक है स्टूडेंट्स, एमसीक्यू नंबर 2 पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन, अब देखें एलिमेंट दिया हुआ है यूरेनियम, तो ये एटॉमिक नंबर होता है आपको पता है, और ये मास नंबर होता है। एटॉमिक नंबर को और क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इसको नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं और उसकी नोटेशन होती है Z। ठीक है, और इसी तरह मास नंबर की रोटेशन क्या होती है? मास नंबर की नोटेशन होती है A। तो अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है इसमें से द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सॉरी, ये 237 है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एटॉमिक मास इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, अब देखें Z पता है हमें, नीचे वाली जो चीज़ होती है स्मॉल वो Z होती है, जो ऊपर वाली चीज़ है वो A है। A की जगह आप पुट करें 237, Z की जगह पुट करें 92 और N एज इट इज़, क्योंकि N तो हमें मालूम करना है। 92 ऐड हो रहा है यहाँ के 237 से, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो हमें जो आंसर मिलेगा स्टूडेंट्स वो मिलेगा न्यूट्रॉन जो है वो 145 मिलेंगे। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन दिस यूरेनियम इज 145। ठीक है स्टूडेंट्स, एमसीक्यू नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ये पूछ रहे हैं USB, आईसीटी का टॉपिक है ये। USB स्टैंड्स फॉर, बहुत आसान है, अल्ट्रा सीरियल बस, अनलिमिटेड स्ट्रक्चर बिट, यूनिफाइड स्टेटस बस या यूनिवर्सल सीरियल बस। तो ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे को पता होता है कि USB की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, अच्छा जी, 4 की तरफ चलते हैं। तो 4 क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्राइजेस। अब जो चैप्टर है इंट्रोडक्टरी इलेक्ट्रॉनिक्स, तो वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो फिज़िक्स की ब्रांच है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? उसमें फिज़िक्स, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, ये ऑल ऑफ दीज। ये आपके बुक का ही एमसीक्यूज़ है कि जो ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें बेसिकली सिर्फ फिज़िक्स नहीं आती, इसमें इंजीनियरिंग भी आती है और इसमें टेक्नोलॉजी भी आती है। तो इसका जो ऑप्शन है करेक्ट वो है आपके पास ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। ठीक है स्टूडेंट्स, एमसीक्यू नंबर 5 पढ़ते हैं। The induced EMF in a circuit is in accordance with the conservation of, स्टूडेंट्स आपने EMF का चैप्टर पढ़ा है, ठीक है, फैराडे लॉ पढ़ा था आपने, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में फैराडे लॉ था, और फैराडे लॉ के साथ जो आपने फॉर्मूला पढ़ा था उसमें माइनस का साइन आपने देखा होगा आया था, और उस माइनस के साइन को डिस्क्राइब किसने किया था? लेंज लॉ ने डिस्क्राइब किया था। और वो लेंज लॉ जो था वो बेसिकली किस पे डिपेंड करता था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। तो हम अगर हम देखें इसको पढ़ें, द इंड्यूस EMF, जो EMF इंड्यूस होता है किसी भी सर्किट में, वो इज इन अकॉर्डेंस विद द कंजर्वेशन ऑफ मास है, एनर्जी है, मोमेंटम है या चार्ज है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है, और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ नहीं है, 9th में आपने पढ़ा होगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अच्छा, 2 चीज़ें रह गई, कंजर्वेशन ऑफ मास, ये भी आप 9th में पढ़ चुके हैं, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग होता है इंड्यूस EMF। एमसीक्यू नंबर 6 पढ़ते हैं।
तीन रेजिस्टर्स हैं और तीनों की रेजिस्टेंस दी हुई है 3 ओम, ठीक है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देन इट्स कैपेसिटेंस विल बी, ठीक है। तो ये क्या नहीं, क्या दिया है, रेजिस्टेंस निकालनी है स्टूडेंट्स, देखें ज़रा इसको और से समझिएगा। ये कह रहे हैं 3 रेजिस्टर्स हैं और हर किसी की रेजिस्टेंस जो है कितनी है, 3 ओम है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ R1 जो है R2 और R3 तीनों किसके बराबर हैं, तीनों बराबर हैं 3 ओम्स के। और ये तीनों कैसे कनेक्ट हुए हैं, ये तीनों पैरेलल में कनेक्ट हुए हैं। तो पैरेलल का फॉर्मूला रेजिस्टेंस के लिए क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको पता होगा, 1 अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये हो गया 1 अपॉन R1 की जगह 3, R2 की जगह भी 3, R3 की जगह भी 3। अब इन तीनों का एलसीएम ले लें, तीनों डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी क्या आएगा, सेम आएगा 3, और ऊपर वाले न्यूमरेटर को हम एज इट इज कॉपी कर देंगे। ऐसा कब होगा, जब डिनोमिनेटर सेम हो। तो ये हो गया 3 अपॉन 3 कैंसिल हो गए, तो 1 अपॉन आर ई क्यू की वैल्यू आ गई 1, हमें आर ई क्यू की चाहिए, तो इसको अगर रेसिप्रोकल करें तो ये हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, 1 को रेसिप्रोकल करेंगे 1 1 रहेगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एमसीक्यू नंबर, ये ऑप्शन नंबर 3 1 ओम, ठीक है स्टूडेंट्स। एमसीक्यू नंबर 7 पढ़ते हैं। इफ द एरिया ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डबल्ड, ठीक है, देन इट्स कैपेसिटेंस विल बी, आपने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा कैपेसिटर वाले चैप्टर में, आई थिंक इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला चैप्टर है, तो उसमें आपने पढ़ा होगा व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग कैपेसिटेंस, के कैपेसिट वो कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे जो अफेक्ट करते हैं कैपेसिटेंस को। तो आपने 3 फैक्टर्स पढ़े होंगे। पहला फैक्टर था, क्या था स्टूडेंट्स, एरिया। तो आपने लिखा था कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है। दूसरा था डिस्टेंस, कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। और तीसरा था कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। अभी बात हो रही है एरिया की, तो इसको हम छोड़ देते हैं। तो ये कह रहे हैं कि प्लेट का एरिया अगर डबल कर दो, यहाँ 2 लगा दो, तो कैपेसिटेंस कितना इंक्रीज होगा। तो स्टूडेंट्स सी और ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, जितना ए इंक्रीज होगा उतना ही सी होगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1 डबल्ड, ठीक है। क्वेश्चन एमसीक्यू नंबर 8 देखते हैं, बहुत इजी एमसीक्यू है। द ह्यूमन आई एक्ट्स लाइक अ, इंसान की जो आंख है वो किसकी तरह दिखती है, ठीक है, किसकी तरह वर्क करती है। तो पहला है टेलीस्कोप, दूसरा है कैमरा, तीसरा है माइक्रोस्कोप, चौथा है प्रोजेक्टर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी कैमरा। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, एमसीक्यू नंबर 9, इन अ कॉनकेव मिरर द इमेज साइज डिपेंड्स अपॉन, आपको पता है कॉनकेव मिरर जो होता है रियल इमेज भी बनाता है और वर्चुअल इमेज भी बनाता है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं ये जो इमेज के साइज हैं कभी छोटा बनता है, कभी बड़ा बनता है ऑब्जेक्ट से, और कभी बराबर बनता है। तो ये किस पर डिपेंड करते हैं, बेसिकली ये कह रहे हैं साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करते हैं, एरिया कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, या शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपने 6 केसेस पढ़े होंगे कॉनकेव मिरर के, तो वो बेसिकली पोजीशन के बारे में थे कि यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट को रखो तो इमेज कैसी बनेगी, बड़ी बनेगी, छोटी बनेगी, रियल बनेगी या वर्चुअल बनेगी, ठीक है स्टूडेंट्स, और कहाँ बनेगी। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैं लिख देता हूँ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा जी, एमसीक्यू नंबर 10 देखते हैं। द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज, अब देखें लाइट की स्पीड पूछी है वाटर में, एयर की तो पता है आपको कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसी तरह पानी में जो लाइट की स्पीड होती है वो है ऑप्शन नंबर ए, गिवन है यहाँ पे, क्या है 2.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप सिर्फ 2.25 याद रखें, क्योंकि 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर भी होती है और 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर भी होती है, ठीक है। अच्छा जी, एमसीक्यू नंबर है 11, विच ऑफ द फॉलोइंग साउंड अ नॉर्मल ह्यूमन ईयर कैन डिटेक्ट। आपको पता है कि इंसान का जो कान है वो कितनी फ्रीक्वेंसी की साउंड सुनता है, ये क्वेश्चन भी आता है। तो आपने पढ़ा होगा 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी सुन सकता है इंसान। तो पहला ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है 25,000, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे 50,000, तीसरा ऑप्शन है 5 हर्ट्ज, ये सब हर्ट्ज में है, ठीक है, और लास्ट ऑप्शन है 5,000।
अब आप खुद देखें 25,000 तो यहाँ है ही नहीं, 50,000 भी यहाँ नहीं है, क्योंकि 50,000 और 25,000 जो है 20,000 से एक्सीड कर गए। 5 हर्ट्ज तो 20 से भी कम है, तो ये 3 ऑप्शन तो क्या होगा हमारे लिए गलत होगा। जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ये लास्ट है डी, 5000 हर्ट्ज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, MCQ नंबर 12 इन SHM चैप्टर नंबर 1 है ये, मतलब 10 जो हमने पढ़ा था जनरल वेव प्रॉपर्टीज के सिंपल हार्मोनिक मोशन में द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैक्सिमम एट। आपको पता है जब ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा होता है, जब पेंडुलम ले लें या बॉल एंड बाउल ले लें, जब मूव करता है ऐसे स्विंग करता है वाइब्रेटरी मोशन, तो दो जो साइड की पोजीशंस होती है उनको हम कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, और सेंटर वाली जो पोजीशन होती है वो कौन सी होती है, मीन पोजीशन। ये कह रहे हैं कि SHM में स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मैक्सिमम, सबसे ज्यादा स्पीड कहाँ होगी। स्टूडेंट्स आप खुद बताएं कि अगर आप ऊपर की तरफ जाते हैं, इधर जाते हैं या इस तरफ जाते हैं, तो स्पीड क्या होगी, हल्की होगी। और जब आप सेंटर में आते हैं, अपनी मेन पोजीशन पे आते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आते हैं, तो उस वक्त आपकी स्पीड सबसे मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है MCQ नंबर 1, दैट इज मेन पोजीशन। तो इस तरह हमारे ये 12 MCQ कंप्लीट हुए, MCQs कंप्लीट हुए, और ये पेपर था हमारा प्रैक्टिकल सेंटर का। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ओके स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। इसमें हम थोड़े से न्यूमेरिकल करेंगे, और न्यूमेरिकल स्टार्ट है इस पेपर में क्वेश्चन नंबर 7, और ये शॉर्ट में आते हैं न्यूमेरिकल्स, आपको पता होगा। तो न्यूमेरिकल नंबर 7 पढ़ते हैं। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स कि स्पीड मालूम करनी है हमें, साउंड की स्पीड को आपको पता है क्या कहते हैं, वी कहते हैं। 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमें स्पीड ऑफ साउंड इन एयर मालूम करनी है। अच्छा जी, दूसरी चीज़ क्या है, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। स्पीड 0 डिग्री जो है वो कितनी दी हुई है, 0 डिग्री पे 331 मीटर पर सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा जी, ये हो गया, ये मालूम करना है। तो स्पीड ऑफ साउंड एट 50 डिग्री हमें मालूम करना है। तो यहाँ पे टेम्परेचर हमें गिवन है, टेम्परेचर कितना है स्टूडेंट्स, टेम्परेचर है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। आप जब सॉल्व करते हैं तो SI यूनिट में लेते हैं, और इसका जो SI यूनिट है वो केल्विन है। तो सेंटीग्रेड से केल्विन में जाने के लिए हम 273 से ऐड करवा देंगे, तो ये आ जाएगा 323 और केल्विन। स्टूडेंट्स सारा गेम जो है वो फॉर्मूले का है। तो अगर आपने चैप्टर नंबर आई थिंक 11 है ये साउंड, वो पढ़ा हो, तो उसमें एक फॉर्मूला था, वो ये था कि स्पीड ऑफ साउंड एट एनी टेम्परेचर। ठीक है, अगर मालूम करना हो तो वो फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री इंटू कैपिटल T अपॉन 273 केल्विन। ये मालूम करने का फॉर्मूला है स्पीड। अब हमें स्पीड मालूम करनी है 50 डिग्री पे, तो हम पुट करेंगे स्पीड ऑफ साउंड एट, डिग्री की जगह यहाँ लिख देंगे 50 डिग्री, और स्पीड ऑफ साउंड एट 0 कितना होता है, 331 होता है। ठीक है, और जो कि गिवन था, और T की जगह हम क्या लिखेंगे, 323 केल्विन, और नीचे आ जाएगा 273 केल्विन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे हम कि 323 को 273 से डिवाइड कराएंगे, 323 डिवाइडेड बाय 273, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.183। ठीक है, और ये रूट में है तो इसका रूट भी ले लें साथ साथ, तो ये रूट ले लिया 1.08, और यहाँ चल रहा है 331। इसको आप मल्टीप्लाई करें 331 से, तो आपके पास आएगा, एक दोबारा कर लेते हैं तो यह आ गया 357.48, ये आंसर आ गया हमारा। क्या निकाला हमने, ये स्पीड निकाली ऑफ साउंड एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब आ जाए इसी का एक और पार्ट है, ठीक है, और करके लिखा हुआ है, वो ये है फाइंड द पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पेंडुलम। पीरियड मतलब टाइम पीरियड निकालना है हमें पेंडुलम का, और फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है, और उस पेंडुलम की जो लेंथ है वो 1 मीटर है। सिर्फ यहाँ पे ये 7 का सेकंड पार्ट है। डेटा में क्या गिवन है, डेटा में हमें सिर्फ लेंथ दी हुई है कितनी, 1 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा जी, आपको पता है पेंडुलम का, जब पेंडुलम का एक ही फॉर्मूला है टाइम पीरियड निकालने का, जो कि होता है टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। ठीक है,
ये हो गया। टाइम निकालने के लिए आपको पाई की वैल्यू पता होना चाहिए, लेंथ की वैल्यू और ग्रेविटी की वैल्यू। अब जी की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है, जो कि होती है हम 9.8 भी लेते हैं और 10 भी ले लेते हैं, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सबसे पहले हम टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। तो टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 एज इट इज, पाई की जगह 3.141 और अंडर रूट एज इट इज, लेंथ की जगह 1, जी की जगह 9.8। तो सबसे पहले हम 1 को 9.8 से डिवाइड करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 9.8, तो ये आ गया 0.102 और इसका ले लेंगे अब हम रूट। तो रूट लिया तो 0.319 इंटू, अच्छा इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 3.141 तो ये आ गया 6.282। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो 2 आ रहा है स्टूडेंट्स का, ठीक है, 2.003 आ रहा है। इसको राउंड ऑफ करके 2 भी कर सकते हैं और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। अब सेकंड चीज हमें मालूम करनी है फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी जो है टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है। टाइम पीरियड मालूम हो गया तो उसका इन्वर्स कर दें, रेसिप्रोकल कर दें, तो आपको क्या मिल जाएगी, फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। टाइम पीरियड की जगह आप पुट कर दें 2.003, तो उसको हम करते हैं 1 डिवाइडेड बाय 2.003, तो हमारे पास जो आंसर है वो ऑलमोस्ट 0.5 है। मेरे पास आ रहा है 0.499, इसको अगर राउंड ऑफ करें तो 0.5 और फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है वो क्या होता है, हर्ट्ज होता है। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 7 के 2 पार्ट्स कंप्लीट किए। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 का ही एक पार्ट 3 भी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 3 करते हैं। और करके लिखा हुआ है 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड। ये कह रहे हैं कि हर सेकेंड में 100 जूल हीट प्रोड्यूस होती है इन अ 4 ओम रेजिस्टेंस। एक रेजिस्टेंस है जिसकी जो वैल्यू है वो दी हुई है, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 4 ओम। इसमें हर सेकंड बाद, ईच सेकंड का मतलब 1 सेकंड कितनी प्रोड्यूस होती है हीट, हीट को हम कहते हैं H, जो कि 100 जूल प्रोड्यूस होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V निकालना है हमें, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, H आ रहा है इस फॉर्मूले में, बल्कि डेटा में H आ रहा है और आपको पता होगा H कहाँ आता है, H आता है जूल्स लॉ में। जूल्स लॉ की इक्वेशन क्या है, H इज इक्वल्स टू I² RT, ठीक है। जो हीट जनरेट होती है, प्रोड्यूस होती है, वो इन तीनों क्वांटिटीज का क्या होती है, प्रोडक्ट होती है, प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द करंट विद रेजिस्टेंस एंड टाइम। तो अब देखिएगा जरा, हमें V मालूम करना है या V नहीं है, ठीक है। V है यहाँ पे, V बिल्कुल भी नहीं है। तो अब क्या करें, तो एक काम करते हैं, इसके 2-3 तरीके हैं करने के, एक आसान तरीका ढूंढते हैं। आपको पता होगा ओम्स लॉ का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल्स टू आई आर, ऐसे ही है। यहाँ से अगर आप I निकालें तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, V अपॉन R इज इक्वल्स टू I, ऐसे ही। तो ये I लिखा हुआ है, इस I की जगह हम पुट कर देंगे V अपॉन R और दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि I के ऊपर भी क्या था, स्क्वायर था, इंटू R इंटू T, ठीक है। अब क्या होगा, ये एक R और ये एक R कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा V² अपॉन R इंटू T, सही है। अब देखिए V², V कितना है, V तो हमें मालूम करना है, V एज इट इज आ गया। हीट की जगह क्या आ जाएगा, हीट की जगह आ जाएगा 100, R की जगह आएगा 4 और टाइम आपको पता है 1 सेकेंड। 4 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 400 इज इक्वल्स टू V² और V² को 1 से करेंगे वही V² रहेगा। हमें तो चाहिए V, लेकिन अभी हमें मिला V², तो स्क्वायर रिमूव करने के लिए दोनों तरफ क्या ले लें, हम रूट ले लें। आप लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो V इज इक्वल्स टू 400 का रूट क्या होता है स्टूडेंट्स, 20 होता है, तो V इज इक्वल्स टू 20 वोल्ट्स। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 के तमाम पार्ट्स क्या हो गया, कंप्लीट हुआ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। इसका जो पहला न्यूमेरिकल है वो ये है कि कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ 100 मेगाहर्ट्ज रेडियो वेव्स यूज्ड इन MRI यूनिट। इजी क्वेश्चन है। क्या निकालना है स्टूडेंट्स, हमें निकालनी है वेवलेंथ, ठीक है। वेवलेंथ की नोटेशन क्या होती है आपको पता है, लैम्डा होती है। वेवलेंथ निकालनी है ऑफ 100 मेगाहर्ट्ज। स्टूडेंट्स मेगाहर्ट्ज क्या होता है, हर्ट्ज में क्या चीज होती है, हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये दिया हुआ 100 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है और हमें निकालनी है वेवलेंथ निकालनी है। तो एक काम करें, सबसे पहले मेगा को आप मेगाहर्ट्ज को हर्ट्ज में चेंज कर लें। तो मेगा का मतलब होता है
10 रेज टू द पावर +6, ठीक है। और ये चेंज हो गई किसमें, हर्ट्ज में चेंज हो गई, ये फ्रीक्वेंसी आ गई। आपको ऐसा फॉर्मूला बताइए जिसमें फ्रीक्वेंसी भी आती हो, वेवलेंथ भी आता हो, तो आप हमें पता है वो फॉर्मूला है वेव स्पीड का, v = f लैम्डा, ठीक है। अभी बात हो रही है किसकी बात हो रही है, रेडियो वेव। अब रेडियो वेव एक चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड को हम डिनोट करते हैं किससे, c से डिनोट करते हैं। तो आपको पता है c की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है, जो कि आप डेटा में मेंशन करेंगे। 3 × 10⁸ = f की जगह आ जाएगा 100 × 10⁶ और लैम्डा एज इट इज आ गया, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 × 10⁶, यहाँ लैम्डा अकेला रह गया। तो 3 को अगर हम 100 से डिवाइड कराएं तो ये आ जाएगा 0.03, पावर 6 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, 8 से माइनस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 0.03 10⁻²। और 10⁻² किसके बराबर होता है, 10⁻² बेसिकली बराबर होता है 100 के, और 0.03 को 100 से मल्टीप्लाई कराएं तो आपके पास जो वेव लेंथ की वैल्यू आएगी वो आएगी 3। अब चूंकि ये आपने वेव लेंथ निकाली है, वेव की लंबाई, और लेंथ का यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स, मीटर होता है, तो आप यहाँ यूनिट लगाएंगे मीटर। हो गया स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 का हम पार्ट 2 करते हैं। ये भी बुक का ही क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं कि द करंट इन अ सोलेनॉइड इज चेंजिंग एट अ रेट ऑफ 150 एम्पियर पर सेकेंड, ठीक है। ये कह रहे हैं एक सोलेनॉइड है, ठीक है, उसमें जो करंट की चेंजिंग हो रही है वो किस हिसाब से हो रही है, वो हो रही है 150, ठीक है, एम्पियर पर सेकेंड के हिसाब से करंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मतलब 150 एम्पियर का करंट हर सेकंड में चेंज हो रहा है। तो अब आप बोलेंगे ये क्वांटिटी है कौन सी, यूनिट तो आपने बता दिया एम्पियर पर सेकंड है, लेकिन ये क्वांटिटी कौन सी है। तो स्टूडेंट्स बहुत आसान है, एम्पियर किसका यूनिट होता है, करंट का यूनिट होता है, अगर आपने टॉपिक पढ़ा हुआ हो, आई कहते हैं करंट को। और सेकंड किसका यूनिट होता है, सेकंड यूनिट होता है टाइम का। तो ये ΔI/ΔT की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। अच्छा जी, आगे क्या कह रहे हैं, एंड द म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ द 2 कॉइल्स। म्यूचुअल इंडक्शन की नोटेशन होती है M। ये 2 कॉइल्स की कितनी दी हुई है, 5.5 × 10⁻⁻5। H यूनिट लगा हुआ है, H का मतलब होता है हेनरी। और डिटरमाइन द EMF इंड्यूस्ड, ठीक है, इन द सराउंडिंग कॉइल। तो ये कह रहे हैं कि दूसरे कॉइल में जितनी EMF इंड्यूस हो रही है उसकी वैल्यू हमें निकालनी है, EMF निकालनी है। तो फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। क्या फॉर्मूला था स्टूडेंट्स EMF निकालने का म्यूचुअल इंडक्शन में, तो E = -M ΔI/ΔT, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ थोड़ा सा करेक्शन तो नहीं, खैर समझ लें। EMF इंड्यूस होती है सेकंड कॉइल में, सराउंडिंग वाले कॉइल में, तो यहाँ लिख दें सेकेंडरी कॉइल में। और करंट चेंज करते हैं हम प्राइमरी कॉइल का, तो यहाँ लिख दें छोटा सा P लिख दें, ठीक है। अब वैल्यूज पुट कर दें, माइनस का साइन लगा हुआ है, ये आपको पता है माइनस का साइन किस साइंटिस्ट ने डिस्क्राइब किया था, लेंज़ लॉ, ठीक है। लेंज़ लॉ भी पढ़ा होगा आपने, जो कि किसके अकॉर्डिंग है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के। अब चूंकि हमें यहाँ बल्कि निकाल लेते हैं पहले, EMF = M की जगह आ जाएगा 5.5 × 10⁻⁻5, और ΔI/ΔT की जगह आएगा 150 एम्पियर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 150 को हम सिंपल 5.5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें मिलेगा 825। तो EMF सेकेंडरी कॉइल में जो इंड्यूस हुई है वो ये 825 10⁻⁻5, ये आंसर है। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि पॉइंट अभी यहाँ लगा हुआ है, देखें, ठीक है, जब कहीं नहीं होता लास्ट में होता है, और पहले डिजिट के बाद अगर आप पॉइंट लाना चाहें तो ये हो जाएगा 8.25 10⁻²। 2 डेसिमल पीछे चलें तो पावर ऐड होती है, तो -5 में 2 ऐड कर दें, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3। तो ये दोनों ही आंसर है, ठीक है। EMF हमने निकाल ली, और EMF का यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स, वोल्ट होता है। ये था क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2 था, ठीक है। अच्छा जी, पार्ट 3 पढ़ते हैं, जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं अ बॉय इज स्टैंडिंग 250 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा, ठीक है। एक कैमरा है, सही है। कैमरा में कौन सा लेंस लगा हुआ होता है, कैमरा में कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और कैमरे से कितनी दूर खड़ा हुआ है, 250 सेंटीमीटर दूर एक बॉय खड़ा हुआ है, ठीक है। द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस ऑफ द कैमरा इज 50 सेंटीमीटर।
वो जो लेंस है ना, मैंने अभी आपको बताया कौन सा लेंस है, वो लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, और उसकी फोकल लेंथ दी हुई है 50 सेंटीमीटर, जो कि हमेशा पॉजिटिव में होती है कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर। अच्छा जी, अच्छा बॉय कितनी दूर खड़ा हुआ है, जैसे मैं आपके सामने हूँ, मैं ये कैमरा है, तो कैमरे से मेरा तक का डिस्टेंस जो है वो है 250 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट से लेके मिरर तक का या फिर लेंस तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डिनोट किया जाता है P से, ठीक है, स्मॉल p से। तो P आ गया 250 सेंटीमीटर। अच्छा जी, क्या निकालना है, फाइंड द इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को अगर हम P कहते हैं तो इमेज डिस्टेंस को हम Q कहते हैं, Q निकालना है। और क्या निकालना है, नेचर ऑफ इमेज। नेचर का मतलब आया कि इमेज रियल है या वर्चुअल है, नेचर ऑफ इमेज, ठीक है, ये हो गया। अच्छा जी, क्यू निकालना है, मिरर इक्वेशन यूज होगी। मिरर इक्वेशन आपको हमें पता है क्या होती है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। हमें मालूम करना है q, तो ये हो जाएगा 1/f की जगह आ जाएगा 50, ये 1/p, p की जगह आ जाएगा 250, और ये आ जाएगा 1/q, ठीक है, ये हो गया। अब 1/250 प्लस हो रहा है, लेफ्ट पे आके माइनस हो जाएगा, 1/50 माइनस 1/250 इज इक्वल्स टू 1/q, ठीक है। अब 250 और 50 का अगर हम एलसीएम लें, ठीक है, तो ऐसे ही ले लें हम, 50 और 250 एक साथ लिख लें, समझे, ये हमने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। अब देखें, अक्सर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चे भी यहाँ फंस जाते हैं, ठीक है, एलसीएम लेने के बाद करना नहीं आ रहा होता, क्या करना है। अब देखें, जो ये एलसीएम है ना, इसको आप डिवाइड करें इस डिनोमिनेटर से, इस एलसीएम को डिनोमिनेटर से जब डिवाइड करेंगे तो ये 50 और 50 कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा, 250 रह जाएगा, और 250 को न्यूमरेटर से आप मल्टीप्लाई कर दें, न्यूमरेटर क्या है 1, तो ये आ जाएगा 250, ठीक है, माइनस। अब इसी एलसीएम को किससे डिवाइड करें, डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, ये वाले 250 कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा 50, और 50 को किससे मल्टीप्लाई कराएं, 1 से मल्टीप्लाई करा जाए, तो ये हो जाएगा 50। तो 50 में से 50 गए तो ये बचा 200, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब आप इसको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं 250 को 50 से, 250 मल्टीप्लाई बाय 50, तो ये आ गया, एक मिनट दोबारा कर लेते हैं, 250 इंटू 50, तो ये आ गया 12,500। अच्छा, ये किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं हम, ये वैल्यू अभी हम 1/q की निकल रही है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, हमें निकालनी है q की वैल्यू, तो दोनों को क्या करें, रेसिप्रोकल कर दें, q ऊपर चले जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, 1 की कोई वैल्यू नहीं होती डिनोमिनेटर में, इसको हटा दें, इज इक्वल्स टू ये वाली चीज ऊपर, 12,500 ऊपर और 200 नीचे, ठीक है, इनको डिवाइड कर लेते हैं, 12,500 डिवाइडेड बाय 200, तो ये आ गया 62.5, q की वैल्यू आ गई 62.5, ठीक है। इमेज का हमने डिस्टेंस मालूम कर लिया सेंटीमीटर में, क्योंकि हमें गिवन भी सेंटीमीटर में था। अब हमें नेचर बताना है कि ये रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि q की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो ये इमेज क्या होती है, रियल होती है, अगर नेगेटिव होती तो वर्चुअल होती, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे सिंस q इज पॉजिटिव, सिंस q इज पॉजिटिव therefore the image is real, ठीक है स्टूडेंट्स, रियल इमेज है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 8 का ये कौन सा पार्ट था, ये पार्ट 3 भी कंप्लीट किया। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 का पार्ट 1 हम पढ़ते हैं। फाइंड द डिस्टेंस इन किलोमीटर, हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है किलोमीटर में, ठीक है। ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, ये कह रहे हैं स्टूडेंट्स 1 साल में लाइट कितना डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है, हमें ये निकालना है। दोबारा पढ़ लेते हैं, फाइंड द डिस्टेंस इन किलोमीटर, किलोमीटर में हमें डिस्टेंस निकालना है। ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर में जो है लाइट कितना डिस्टेंस कवर करती है। बहुत आसान सवाल है, अब देखते हैं इसकी लॉजिक क्या है। आपको स्टूडेंट्स पता है कि डिस्टेंस मालूम करने के लिए एक फॉर्मूला आता है, v इज इक्वल्स टू s अपॉन टी। हमें डिस्टेंस मालूम करना है तो टाइम डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा s इज इक्वल्स टू v इंटू टी, ये इक्वेशन 1 होगी। तो डिस्टेंस निकालने के लिए आपको 2 क्वांटिटीज का पता होना जरूरी है, स्पीड का पता होना जरूरी है और टाइम का पता होना जरूरी है, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट तो आपको पता है,
ठीक है। कितनी होती है स्पीड ऑफ लाइट, यहाँ मैं लिख देता हूँ, स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो 3 × 10 की पावर, वैसे तो 8 मीटर पर सेकेंड होती है, लेकिन हमें आंसर चाहिए किलोमीटर में, तो इसको किलोमीटर में लेते हैं। तो पावर हो जाएगी अब 10 की पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हमें टाइम नहीं पता, टाइम निकालते हैं पहले। सबसे पहले तो जैसा कि हमें पता है, यहाँ लिखते हैं हम, एज वी नो दैट 1 ईयर जो है वो कितने दिनों के बराबर होता है, 365 डेज के बराबर में बराबर होता है, ठीक है। हमें चाहिए टाइम, टाइम आता है सेकंड में। अब देखें यहाँ से ही चलेंगे कि 365 डेज, ठीक है, और एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24, तो मल्टीप्लाई करा दें 24 से, तो ये कन्वर्ट हो गया आवर में, ठीक है। इसी तरह एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं, एक आवर में होते हैं 60, तो 60 से मल्टीप्लाई करा दें, ये मिनट में कन्वर्ट हो गया। और लास्ट में हमें क्या करना है, ये जो मिनट वाली चीज़ है इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है। सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए दोबारा इसको 60 से हम मल्टीप्लाई करा दें, तो सेकंड में कन्वर्ट होगी। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा स्टूडेंट्स 365 × 24 × 60 × 60, तो ये आ रहा है स्टूडेंट्स हमारे पास 3153600, ठीक है। अच्छा जी, अब एक काम करें, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। तो ये हमने एक साल में कितने सेकंड्स होते हैं वो निकाल लिए, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ है, तो कितने डेसिमल चले हम, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो जाएगा 3.1536 × 10 की पावर 7, ठीक है। तो ये हमने डिस्टेंस टाइम मालूम कर लिया। अब फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला हम आपके सामने लिख चुके थे, इक्वेशन 1। अब इन दोनों चीज़ों को, दोनों चीज़ों मतलब ये आ गया हमारे पास टाइम और ये आ गई हमारे पास वेलोसिटी या स्पीड, इनको s = vt में पुट कर दें, तो ये हो जाएगा s = v की जगह आएगा 3 × 10 की पावर 5 और t की जगह आएगा 3.1536 × 10 की पावर 7। अच्छा जी, सबसे पहले तो एक काम करते हैं, नंबर्स को नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं। 3 को मल्टीप्लाई कराएंगे 3.1536 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9.460, ठीक है। और इंटू 10 की पावर, देखें बेसिस सेम है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, पावर ऐड हो जाती है, तो 5 और 7 कितना हो जाएगा, 12। तो ये हमने स्टूडेंट्स क्या मालूम कर लिया, एक साल में लाइट कितना डिस्टेंस कवर करती है, किसमें, किलोमीटर में। तो ये एज एन MCQs भी आपके पास आ सकता है, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 9 का, आई थिंक ये पार्ट कौन सा था, 1 था, ये कंप्लीट किया। अब आते हैं पार्ट 2 पे, यहाँ जगह है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 और पार्ट 2 क्या कह रहे हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू अ पोर्टेबल रेडियो टर्मिनल इज 6 वोल्ट। ये कह रहे हैं जो रेडियो है उसके टर्मिनल पे जो वोल्टेज अप्लाई हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो रहा है, वो कितना है, 6 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, V कहते हैं, ठीक है। V भी कहते हैं और कभी कभी डेल्टा V भी कहते हैं, घबराने वाली बात नहीं है। डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ द रेडियो, रेजिस्टेंस निकालना है कि रेडियो कितना रेजिस्ट करता है, और उसमें से जब कितना करंट पास हो रहा हो, करंट पास हो रहा हो वहाँ से 20 मिली एम्पेयर। तो सबसे पहले मिली एम्पेयर को एम्पेयर में कन्वर्ट कर लें, डिवाइडेड बाय किससे करें, 1000 कर दें, तो ये हो जाएगा 0.020, ठीक है। ये एम्पेयर में कन्वर्ट हो गया। कोई ऐसा फॉर्मूला आपके जहन में है जिसमें V भी आता हो, R भी आता हो, I भी आता हो, तो वो है ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, V = IR, हमें निकालना है R के साथ I मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R = V/I। तो V की जगह आ जाएगा 6 वोल्ट, I की जगह आ जाएगा 0.020। अब हम इसको डिवाइड कराते हैं, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है, रेजिस्टेंस = 300, और रेजिस्टेंस का यूनिट आपको पता होगा क्या होता है, ओम, ठीक है। ये ओमेगा का निशान है, या फिर ओमेगा नहीं लिख सकते आप, तो आप पूरा क्या लिख दें, ओम लिख दें। तो ये हमारा पार्ट 2 भी कंप्लीट हुआ। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 है, तो मालूम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहे हैं, इफ 9 माइक्रो न्यूटन फोर्स की वैल्यू स्टार्टिंग में गिवन है कि फोर्स है 9 माइक्रो न्यूटन फोर्स एक्टिंग ऑन 3 माइक्रो कूलम चार्ज। तो चार्ज की वैल्यू जिसको हम क्यू कहते हैं वो दी हुई है, 3 माइक्रो कूलम दी हुई है। अच्छा जी, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का
की जो सिंबल होता है वो होता है ई, कैपिटल ई। ठीक है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है ई इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा जी, अब क्या करें, बल्कि पहले इसको कन्वर्ट कर लें। कन्वर्ट करना चाहें तो ये माइक्रो न्यूटन है, न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए माइक्रो को हटाएं, माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6, ये न्यूटन में हो गया। इसी तरह यहाँ भी 3 इंटू 10 की पावर -6 आ जाएगा और ये कूलम में आ जाएगा। ठीक है, तो फोर्स की जगह आ गया ऊपर 9 इंटू 10 की पावर -6 और नीचे आ गया 3 इंटू 10 की पावर -6। ये दोनों कैंसिल होगा, 3 1 3, 3 3 9। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो आंसर आया वो आया 3। और इसका अगर हम यूनिट निकालें तो यूनिट क्या बनेगा, देखें फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, तो इसका यूनिट क्या बना, न्यूटन पर कूलम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें अगला सवाल, ये 10 था बेसिकली। ठीक है, 10 का पार्ट 2 देखते हैं अब हम क्या कह रहे हैं। अच्छा जी, कहाँ गया, अ शिप यूजेस अल्ट्रासोनिक पल्सेस टू मेजर द डेप्थ ऑफ द सबमरीन बीनीथ द शिप। ठीक है, आपको पता है शिप तो सरफेस पे चलती है, जो सबमरीन होती है वो पानी के अंदर चलती है। जो शिप में से है वो कौन सी वेव्स निकल रही हैं, अल्ट्रासोनिक पल्सेस निकल रही हैं और वो बिल्कुल ही सतह समंदर में जाती हैं और टकरा के वापस आती हैं। आपको पता है इसको कहते हैं इको। A sound pulsing is transmitted into the sea and the echo from the seabed is received after 40 millisecond। जब शिप में से क्या निकली, पल्सेस निकली, तो वो समंदर तक पहुंची, तह तक पहुंची और वापस आई। ठीक है, कितने सेकंड में वापस आई, तो ये हो जाएगा 40 मिली सेकंड में वो टकरा के वापस आई। ये तो दिया हुआ है टाइम। ठीक है, तो ये टाइम दिया हुआ है 40 मिली सेकेंड। ठीक है, फाइंड द डीपनेस ऑफ द सबमरीन। अब ये कह रहे हैं सबमरीन पानी के कितनी नीचे है सरफेस से, तो डीपनेस का मतलब हाइट निकालनी है या फिर डिस्टेंस निकालना है, यहाँ एस कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, अच्छा जी, इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन द सी वाटर इज, स्पीड ऑफ साउंड पानी में कितनी दी हुई है, जिसको हम स्पीड को कहते हैं वी, 1480 मीटर पर सेकेंड दी हुई है। स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए, अभी तो देखें इको की बात हो रही है, आवाज़ टकरा के कहाँ आ रही है, वापस आ रही है। तो फॉर्मूला जो यूज़ होता है सिंपल डिस्टेंस निकालने के लिए वो तो ये होता है v इज इक्वल्स टू एस अपॉन टी, ऐसे ही है। ठीक है, लेकिन अभी बात हो रही है आवाज़ गई, ये टकरा के वापस आई, तो यहाँ पे इको का कॉन्सेप्ट आ रहा है। इको के कॉन्सेप्ट के लिए ये फॉर्मूला चेंज हो जाता है, तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होता है, तो ये हो जाता है v इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अच्छा जी, v की जगह क्या आएगा, v की जगह आ गया 1480, t डिवाइड हो रहा है वहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, t की वैल्यू क्या है, अच्छा 40 नहीं, यहाँ पे कन्वर्ट करना लाजमी है, मिली सेकेंड को सेकेंड में कन्वर्ट करें। मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3, ये सेकेंड आ गया। ठीक है, तो ये हो गया 40 इंटू 10 की पावर -3, ऐसे ही है। अच्छा जी, आगे क्या करें, इज इक्वल्स टू 2s। अब ये हो जाएगा 1480 इंटू 40 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -3 डिवाइडेड बाय 2, मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो गया। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले काम करते हैं, इसको कैंसिल कर दें, 2 1 2, 2 7 14 और 240, तो 740 आ गया। 740 इंटू 40 क्या आ गया, 29600, 29600। अच्छा जी, इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -3। ठीक है, ये -3 आ गया। अब देखें, वैसे तो आंसर आ गया, अभी पॉइंट कहाँ है, अभी पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, तो पावर क्या है, -3, ये -3 अगर हमें ख़त्म करना है तो क्या करें, 1 डेसिमल, 2 डेसिमल, 3 डेसिमल हम पीछे चलेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 29.6। ठीक है, 00 पावर ख़त्म हो गई क्योंकि पावर -3 थी, पीछे जाते हैं तो +3 होती है, तो 29.6 या फिर इसको राउंड ऑफ करें तो ये बनेगा 30। ये आ गई, हमने डिस्टेंस की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, 30 मीटर के जो सबमरीन थी वो सतह समंदर या फिर शिप से कितनी डिस्टेंस पे थी। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, उसका पार्ट 1 है। अ वायर कैरिंग 4 एम्पेयर करंट, एक तार है जिसमें कितना करंट है, जिसमें करंट की जो वैल्यू है वो है 4 एम्पेयर एंड हैज़ अ लेंथ उस वायर की है 15 सेंटीमीटर बिटवीन द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट केप्ट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। तमाम क्वेश्चंस जो आई थिंक बुक के ही हैं। टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.8 टेस्ला,
तो मैग्नेटिक फील्ड की नोटेशन होती है कैपिटल बी और इसका यूनिट होता है टेस्ला, जो कि दिया हुआ है 0.8। करंट दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है और ये मैग्नेटिक फील्ड दी हुई। क्या निकालना है? क्या निकालना है? फाइंड द फोर्स। फोर्स निकालनी है स्टूडेंट्स। आपने पढ़ा होगा ना टॉपिक, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है बिल साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो B की जगह आ जाएगा 0.8, I की जगह आ जाएगा क्या? I की जगह आ गया हमारे पास 4 और L की जगह आ गया हमारे पास, देखें ये सेंटीमीटर में, इसको मीटर में कर लें, 100 से डिवाइड कर लें तो ये हो जाएगा 0.15 मीटर। तो 0.15 और साइन 30 की जगह आ जाएगा, सॉरी थीटा की जगह आ जाएगा साइन 30। इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 0.48 और साइन 30 की जो वैल्यू होती है आप निकाल लिएगा, ये आएगा 0.5। तो 0.48 को 0.5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0.24 आपके पास इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया न्यूटन में। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 1। अब देखें दूसरा पार्ट देखते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स? कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स निकालनी है, किसके दरमियान निकालनी है? बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 2 मिली कूलम एंड -3 मिली कूलम। दो चार्जेस हैं, एक को नाम दे दें Q1 का जिसको है 2 मिली कूलम और दूसरे को नाम दे देते हैं हम किसका? Q2 का जिसका दी हुई है -3 मिली कूलम। ठीक है, इफ़ दे आर 1 सेंटीमीटर अपार्ट, अगर ये दोनों चार्जेस 1 सेंटीमीटर दूर रखे हैं तो डिस्टेंस को क्या कहते हैं? डिस्टेंस को R कहते हैं, 1 सेंटीमीटर। पहले तो हम कन्वर्जन कर लेते हैं SI यूनिट्स में। मिली का मतलब 10⁻⁻3, हमने कन्वर्ट कर लिया कूलम में, ये भी कन्वर्ट हो जाएगा -3। अच्छा ये 3 है, ठीक है, माइनस लगा हुआ तो यहाँ माइनस लगा ले। ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में करें, डिवाइडेड बाय 100 कर लें। अगर डिवाइडेड बाय 100 नहीं कर रहे तो आप मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻2 कर लें। ठीक है, ये आ गया। दोनों सूरत आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आ गया मीटर में, ये हो गया। अच्छा जी, फार्मूला याद है आपको चार्जेस वगैरह का, जिसमें F भी आता हो R भी आता हो? इलेक्ट्रोस्टैटिक का फॉर्मूला था ना, कूलम्स लॉ, F = K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। ऐसे ही है, K की जगह K की वैल्यू कांस्टेंट है 10 × 10⁹ 9 × 10⁹, जो कि आपको यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। Q1 की जगह आ गया 2 क्या 2 × 10⁻³ और Q2 की जगह आ गया -3 × 10⁻⁻3। ठीक है, अब चूंकि यहाँ माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। जब मैग्नीट्यूड की बात होती है तो माइनस साइन पुट नहीं करते। ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है 1 × 10⁻⁻2 और इसका क्या ले लेंगे हम? स्क्वायर। सबसे पहले तो हम डिवाइड कराते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं। 9 × 2 = 18, 18 × 3 = कितना हो गया? 54। तो ये आ गया 54 × 10⁻⁻। देखिए बेसिस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। 9 - 3 6 होता है और 6 - 3 3 होता है। तो ये आ गया। और नीचे क्या है? 1 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, और 10⁻⁻2 का स्क्वायर क्या होता है? -2 × 2 = -4। तो खाली आ जाएगा 10⁻⁻4। -4 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? +4 हो जाएगा। ठीक है, बल्कि एक काम करें, देख लेते हैं यहाँ पे 54 सही है। अच्छा जी, × 10⁻3 ऐसे ही है और नीचे आ जाएगा 1 × 10⁻⁻4। -4 जब ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये हो जाएगा, इसको हम पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हमने Q1 की वैल्यू है 2 मिली कूलम और दूसरे की है 3 मिली कूलम और इनके जो दरमियान डिस्टेंस है वो कितना है? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, F निकालना है 9 × 10⁹ 9। ठीक है, अच्छा जी, -4 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 54 × 3 + 4, तो ये हो जाएगा 54 × 10⁻⁻, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये हो जाएगा 7। तो ये हमारी फोर्स की वैल्यू आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देख लें, आप देख सकते हैं इसमें। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन, इसका पार्ट ए है, क्वेश्चन नंबर 12 है ये।
हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू डिके 24 मिलीग्राम ऑफ रेडियम। ये कह रहे हैं एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो कि रेडियम है, और वो कह रहे हैं कितनी देर लगेगी उसको डिके होने में, ख़त्म होने में, कम होने में। और 24 मिलीग्राम आपके पास सैंपल दिया हुआ है, और डिके होने के बाद वो कितना रह जाएगा 3 मिलीग्राम। ये कह रहे हैं कि 24 मिलीग्राम से 3 मिलीग्राम तक डिके होने में कितना वक्त लगेगा। और आगे दिया हुआ है हाफ लाइफ इज 1600 ईयर्स। हाफ लाइफ जो है कितनी है रेडियम की 1600 ईयर्स है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें जो पहली चीज़ मालूम करनी है वो मालूम करना है टाइम, कितनी देर लगेगी। सही है, ये हो गया। अच्छा, आपके पास कितना सैंपल है ओरिजिनल? पहले तो आपके पास ओरिजिनल सैंपल जिसको हम N नॉट कहते हैं वो है आपके पास 24 मिलीग्राम। ठीक है, 24 मिलीग्राम। और जो कह रहे हैं कि डिके होने के बाद जितना रह जाएगा जिसको हम N कहते हैं वो कितना है 3 मिलीग्राम। ठीक है, और हाफ लाइफ जिसको हम डिनोट करते हैं T हाफ से, वो कितनी दी हुई है रेडियम की 1600 ईयर्स। ठीक है, 1600 साल दी हुई है। अच्छा जी, हमें मालूम करना है टाइम। तो स्टूडेंट्स फॉर्मूला अगर आप देखें तो ये फॉर्मूला होता है, सबसे पहले यहाँ पे दो फॉर्मूले यूज होंगे बेसिकली। एक तो फॉर्मूला यूज होगा n इज इक्वल्स टू 1/2 की पावर n इंटू n नॉट। n नॉट क्या है ओरिजिनल सैंपल, n क्या है जो डिके होने के बाद रह जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा जी ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला जो यहाँ से यूज होगा वो होगा n इज इक्वल्स टू टोटल टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। ये फॉर्मूला यूज है। तो अब देखना ये सबसे पहले यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टी निकालना है। टी के लिए आपको हाफ लाइफ पता होने चाहिए और एन पता होने चाहिए। हाफ लाइफ तो आपको पता है 1600 है, एन नहीं पता, तो एन किस फॉर्मूले से आएगा, यहाँ से आएगा। तो हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये हो जाएगा n इज इक्वल्स टू 1/2 रेज़ टू द पावर n इंटू n नॉट। अब देखिए कैसे सॉल्व होगा ये। n की जगह आ जाएगा 3, 1/2 n एज इट इज इंटू यहाँ आ जाएगा 24। ठीक है, अच्छा जी आप क्या करें 24 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके 3 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/2 की पावर n। ऐसा ही है, और ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 1/8 हो गया, तो ये हो गया 1/2 की पावर n। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा जी हमें तो n की वैल्यू चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसको रेसिप्रोकल करते हैं दोनों को। अगर ये रेसिप्रोकल होगा तो ये 8 हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल होगा तो ये 2 की पावर n हो जाएगा। दोनों को हमने रेसिप्रोकल किया ना। ठीक है, अच्छा जी हम 8 को क्या ऐसे लिख सकते हैं, अगर 8 के फैक्टर बनाए 2 की पावर 3। ठीक है, लिख सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि 2 की पावर 3 बेसिकली क्या होता है 8 होता है। तो अब देखें एक रूल है कि बेसिस जब सेम होती हैं पावर्स को क्या करते हैं कंपेयर करा देते हैं। कंपेयर का मतलब बीच में लगाए इज इक्वल्स टू, एक तरफ लिखा पहली पावर जो कि 3 है, दूसरी तरफ लिखा सेकंड पावर, तो ये n की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। ठीक है, ऐसे ही है। अच्छा जी n का मतलब नंबर ऑफ हाफ लाइफ, ये n आ गया। अच्छा जी अब क्या करें, अब मालूम करना है हमें, ये देखें t मालूम करें। तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, नंबर ऑफ हाफ लाइफ इज इक्वल्स टू टोटल टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। हमें t चाहिए, ये डिवाइड हो रहा है वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n इंटू हाफ लाइफ इज इक्वल्स टू t। n की जगह क्या आएगा, n की जगह हमने 3 निकाला है, और हाफ लाइफ कितना है 1600 ईयर्स। ठीक है, तो 1600 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो टाइम आपके पास आएगा 4800 ईयर्स। तो स्टूडेंट्स 4800 ईयर्स बाद ये जो हमारे पास 24 मिलीग्राम का जो सैंपल था ये कम होके कितना रह जाएगा, ये 3 मिलीग्राम रह जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इस कॉम्प्रिहेंसिव पेपर का लास्ट न्यूमेरिकल है। क्या कह रहे हैं इस न्यूमेरिकल में, तो ये कह रहे हैं कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल ऑफ वाटर। क्रिटिकल एंगल की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसको ज़रा समझिएगा, एंगल C कहते हैं हम क्रिटिकल एंगल को। ठीक है, अच्छा जी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिनोट करते हैं स्मॉल n से, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है पानी का 1.33। ये MCQs के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी क्रिटिकल एंगल जब भी हम निकालते हैं तो एक कंडीशन याद रखें, क्रिटिकल एंगल निकालने के लिए लाइट हमेशा कहाँ से कहाँ पास होगी, लाइट हमेशा डेंसर मीडियम से कहाँ जाएगी, रेयर मीडियम में जाएगी। अब रेयर मीडियम क्या होता है, रेयर मीडियम तो वही एयर को कहते हैं। ठीक है, जो हमारे सराउंडिंग में होती है। और डेंसर मीडियम क्या होता है, यहाँ पे डेंसर मीडियम कौन सा है, यहाँ पे डेंसर मीडियम हमारे पास वाटर है। तो इसका मतलब लाइट पानी से कहाँ जा रही है, हवा में जा रही है, तो हमें क्रिटिकल एंगल मालूम करना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, पहले तो हम वो लिख लेते हैं, n इज इक्वल्स टू
साइन एंगल आई अपॉन साइन एंगल आर, ऐसे ही है। लेकिन जब केस उल्टा होगा ना, जब लाइट जो है वाटर से एयर में जाएगी, डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी, तो ये फॉर्मूला पलट जाता है। तो ये हो जाता है n इज इक्वल्स टू साइन एंगल आर अपॉन साइन एंगल आई। लेकिन ऐसा कब होगा? जब लाइट वाटर से एयर में जा रही होगी या डेंसर से रेयर में जा रही होगी। अब आपने एक और चीज़ पता होगा, एक और चीज़ पढ़ी होगी, द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम 90। अब देखें, ये कह रहे हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस की वो वैल्यू जिसके ऊपर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है 90 का हो जाए, एंगल ऑफ इंसिडेंस की उस वैल्यू को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। दोबारा सुन लें, अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 का होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस की जो वैल्यू आएगी वो बेसिकली किसकी वैल्यू होगी? क्रिटिकल एंगल की वैल्यू होगी। तो हम एक काम करते हैं, देखें यहाँ पे n इज इक्वल्स टू साइन एंगल r डिवाइडेड बाय साइन एंगल i की जगह हम लिख देते हैं एंगल c, क्योंकि अभी बोला है ना जब एंगल r 90 होगा तो एंगल i क्या बन जाएगा? क्रिटिकल एंगल बन जाएगा। अब वैल्यूज पुट करते हैं तो ये हो जाएगा n इज इक्वल्स टू साइन एंगल r की जगह 90 आ गया और नीचे साइन, और यहाँ कितना आएगा? ये क्रिटिकल एंगल। n की वैल्यू कितना है ये भी लिख दें 1.33। हमें ये वैल्यू चाहिए तो ये यहाँ आ जाएगी, तो ये हो जाएगा साइन एंगल c इज इक्वल्स टू साइन 90 बराबर होता है 1 के। 1 को डिवाइड करें 1.33 से डिवाइड करें, 1 डिवाइडेड बाय 1.33 तो ये आ जाएगा 0.751 और ये साइन एंगल c की वैल्यू आ गई। हमें चाहिए एंगल c की वैल्यू, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू, तो साइन वहाँ जाके क्या हो जाएगा? इन्वर्स हो जाएगा। तो साइन पावर अभी 1 है, वहाँ जाके -1 हो जाएगी। और कैलकुलेटर से, साइंटिफिक कैलकुलेटर से अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास, निकाल लेते हैं, साइन इन्वर्स 0.751, तो आपके पास ये वैल्यू ऑलमोस्ट आएगी 48.8 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो ये हमने क्रिटिकल एंगल की वैल्यू निकाल ली। तो स्टूडेंट्स, इस तरह हमने पीसी का जो कॉम्प्रिहेंसिव पेपर हुआ था फिज़िक्स का, उसके तमाम न्यूमेरिकल्स कर लिए और साथ साथ हमने एमसीक्यूज़ भी कर लिए। अब मज़ीद जो पेपर्स आते जाएंगे हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।